नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के तहत आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह सबसे ज्यादा जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से, और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए एक एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे फैक्ट्स बहुत ध्यान से समझिएगा और याद रखने की भी कोशिश कीजिएगा। वैसे पीडीएफ आपको दे दिए जाएंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, और वो है गांधी युग। जी हाँ, गांधी को कौन नहीं जानता, पूरा विश्व जानता है, महात्मा गांधी। जी हाँ, चलिए देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। यदि इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये तस्वीर है, एक ये तस्वीर है और एक ये तस्वीर है। तीनों तस्वीर किसकी आप बता सकते हैं? तीनों तस्वीर है महात्मा गांधी की। ये उनके बचपन की तस्वीर, ये जवानी की तस्वीर जब वो वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए थे, और ये तस्वीर तो आप पहचानते ही होंगे। तो चलिए देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। सबसे पहले उनका जीवन परिचय प्राप्त करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे आंदोलनों में। जो असहयोग आंदोलन था, उससे पहले जो खेरा आंदोलन था, जो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह था, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर हम लोग चलेंगे पूना समझौता में, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, लेकिन उससे पहले चलते हैं उनका जीवन परिचय देखते हैं, उनके परिवार के बारे में जानते हैं, उनके बचपन के बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं महात्मा गांधी का जीवन परिचय। और यह जो है दोस्तों, आपका स्वतंत्रता आंदोलन का तृतीय चरण जो शुरुआत हुई थी, उसका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। तृतीय चरण जो है वह 1919 से 1947 ईस्वी के बीच आता है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसको हम लोग 3 चरणों में बांट करके पढ़ते हैं। प्रथम चरण जो था वह आपका 1885 से लेकर के, जब आपका कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, वहां से लेकर, और बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी, इस चरण को हम लोग कहते हैं प्रथम चरण। फिर हम लोग देखते हैं द्वितीय चरण। दूसरा चरण जो है वह हम लोग पढ़ते हैं कब से कब तक, तो यह आपका 1906, जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 ईस्वी, और वहां से लेकर हम लोग आगे देखते हैं 1919 ईस्वी तक। कह सकते हैं 1919 ईस्वी, या फिर 1917 ईस्वी भी कुछ लोग कहते हैं। 1919 ईस्वी जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, और जिसके बाद पूरे देश की राजनीतिक दशा बदल गई थी, वहां तक का इतिहास जो है वो द्वितीय चरण का इतिहास कहलाता है। और तृतीय चरण 1919 से लेकर 1947 ईस्वी। तो आइए देखते हैं अब गांधी जी के जीवन चरित्र के बारे में। जन्म यदि देखें तो सब लोगों को पता होगा, 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को एक और महान शख्सियत का जन्म हुआ था, जो थे हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो याद रखना होगा, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ? तो पोरबंदर, गुजरात में हुआ। जी हाँ, मोदी जी के गुजरात में। वैसे गांधी जी का भी गुजरात कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, पिता कौन थे? तो पिता का नाम था करमचंद गांधी, और इसीलिए इनका पूरा नाम जो है महात्मा गांधी का कहा जाता है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, याद रखिएगा। तो करमचंद गांधी इनके पिताजी थे, और ये इनके पिता जो थे वो पहले पोरबंदर रियासत के दीवान थे, और उसके बाद राजकोट, काठियावाड़ क्षेत्र, गुजरात, और साथ में वाकानेर में दीवान रहे थे। आप पूछेंगे कि महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर पिताजी के बारे में क्यों बता रहे हैं? तो भाई साहब, महात्मा गांधी के पिता तो छोड़िए, उनके कुत्ता भी यदि कोई होता ना, तो उसके बारे में भी सवाल पूछ लिया होता। समझ गए? तो कॉम्पिटिटिव लेवल इतना गिर गया है, इसलिए आपको ये सारा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी के जो पिता थे वो किस रियासत में दीवान थे, इसलिए ये जानना जरूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा कहाँ हुई? शिक्षा भी पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा। और ये पता है, कहीं पर भी आपको मिलेगा नहीं कि बचपन में उनकी शिक्षा कहाँ हुई। मोदी जी के एक भाषण में मुझे ये ज्ञात हुआ कि उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, क्योंकि उसी स्कूल का मोदी जी उद्घाटन कर रहे थे, नया बनवा करके। आई बात समझ में? तो ये तथ्य आपको कहीं भी मिलेगा नहीं। राजकोट, अहमदाबाद एवं श्यामल दास कॉलेज भावनगर में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। आपको राजकोट भी मिल जाएगा, अहमदाबाद मिल जाएगा, लेकिन श्यामल दास कॉलेज भावनगर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जाकर के विकिपीडिया वगैरह जो भी है सर्च करके देख लीजिए। चलिए अब विवाह देखते हैं। विवाह जो है इनका वो 13 वर्ष की अवस्था में 14 वर्षीय कस्तूरबा बाई से हुआ था। मतलब विवाह जब हुआ था तब इनकी पत्नी जो थी वो इनसे 1 साल बड़ी थी, कस्तूरबा बाई। कस्तूरबा बाई उनका नाम था, और बाद में विवाह के बाद वो कस्तूरबा गांधी बन गई थी, जिन्हें गांधी जी ने एक अवस्था के बाद त्याग दिया था। ठीक है, तो उसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, उसमें हम लोग नहीं जाते हैं। माँ का नाम देखें तो वो थी पुतली बाई।
जी हाँ, माँ का नाम था पुतलीबाई और पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा बाई। पत्नी जो थी वो करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। यह भी आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। करमचंद गांधी जो कि महात्मा गांधी के पिता थे, इन्होंने 4 शादियां की थी और चौथी पत्नी थी, ठीक है, उनसे गांधी जी का जन्म हुआ था। चौथी पत्नी पुतलीबाई से। आगे देखते हैं वकालत। वकालत करने ये 18 वर्ष की अवस्था में इंग्लैंड गए, ठीक है। कब? 1889 से लेकर के 1891 तक, मतलब 3 साल तक ये जो थे इंग्लैंड में थे, वकालत करने गए थे। आगे देखते हैं तो ये फिर दक्षिण अफ्रीका में गए। दक्षिण अफ्रीका किस लिए गए थे? तो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे। ये आपको याद रखना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए, जो कि राजकोट का एक व्यापारी थे, ठीक है, तो उनका दक्षिण अफ्रीका में कुछ मामला फंस गया था, तो उनका मुकदमा लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। दादा अब्दुल्ला का नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में इनके साथ भेदभाव हुआ। अब भेदभाव किस प्रकार से हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि किस स्टेशन पर गांधी जी को लात मार के उतारा गया था, ये भी पूछा गया, तो याद रखिएगा प्रिटोरिया स्टेशन। आइए देखते हैं, भेदभाव हुआ रंग भेद के कारण। इनको जो है डरबन से प्रिटोरिया तक गांधी की रेल यात्रा के दौरान मोरित्सबर्ग स्टेशन पर उन्हें एक गोरे ने, गोरे मतलब अंग्रेज ने, धक्का मार करके उतार दिया था। तो मोरित्सबर्ग स्टेशन याद रखिएगा, ठीक है। और कहां से कहां तक जा रहे थे? तो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। ये सब कुछ पूछा गया, इसलिए एक एक फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं विरोध इन्होंने शुरू किया। अब चूंकि भेदभाव हो रहा था, अनेक जो मजदूर थे सबसे रंग भेद किया जा रहा था, अंग्रेज जो है वो काले लोगों से भेदभाव करते थे, तो उस भेदभाव के विरोध में गांधी जी खड़े हुए और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 1906 ईस्वी में भेदभाव पूर्ण कानून एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया, ठीक है, और जिसमें इन्हें सफलता भी मिली, ठीक है। तो कौन सा एक्ट था? याद रखिएगा, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1894 ईस्वी में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है। गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की? तो 1894 ईस्वी में की। कहाँ की? तो दक्षिण अफ्रीका में की, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका देख लेते हैं। थोड़ा सा और पॉइंट हम लोग देखेंगे कि किस अपने मित्र की मदद से इन्होंने आगे फिनिक्स फॉर्म वगैरह की स्थापना की थी, यह भी हम लोग देखेंगे। फिनिक्स फॉर्म दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जो स्थापना की थी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आइए देखते हैं फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस प्रकार से हुई थी। चलिए, अपने मित्र जर्मन शिल्पकार कालेन बाख उनके मित्र का नाम था। कालेन बाख की मदद से गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। यह याद रखिएगा, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किस मित्र की सहायता से की थी? तो डैरेन वॉफ की सहायता से, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इंडियन ओपिनियन के बारे में तो कई बार पूछा जा चुका है, बीपीएससी से लेकर हर एक एग्जाम में आपको याद रखना ही होगा। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था, जो कि गुजराती, हिंदी, तमिल एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। यह भी पूछा जा चुका है कि किस किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 1904 ईस्वी में डरबन दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने, गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की भी स्थापना की थी। यह भी आपको याद रखना होगा। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब हुई, किसने की, कहाँ हुई, यह तीनों चीज पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर 1906 ईस्वी में अवज्ञा आंदोलन का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया। तो यह पूछा जाता है कि सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। कब किया था? 1906 ईस्वी में, और इसी को अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी के विचार जो है वो किस चीज पर आधारित है? तो गांधी जी के विचार अहिंसा पर आधारित है और सत्य के लिए संघर्ष पर आधारित है। इनका कहना है कि अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष ही सत्याग्रह है, ठीक है। तो सत्याग्रह की परिभाषा भी गांधी जी ने बताई है, और इनका विचार जो है बहुत सारे अंग्रेजों के विचारों पर आधारित था, जिसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। 1909 ईस्वी में इन्होंने स्वराज की व्याख्या की, ठीक है। स्वराज की व्याख्या की किस पुस्तक में की? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक में की। गांधी जी ने स्वराज शब्द की व्याख्या
किस पुस्तक में की? हिंद स्वराज नामक पुस्तक में की। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? तो सत्य एवं अहिंसा। यह भी पूछा जा चुका है, निश्चित तौर पर याद रखिएगा, ये घटना चक्र से लिया हुआ पॉइंट है। अब इसका क्या मतलब है? अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करना प्रत्येक सत्याग्रही का कर्तव्य है। यह जो है नियम गांधी जी ने बताया था। गांधी जो है वो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी तथा मार्क्सवादी थे। यह भी एक स्टेटमेंट है जो कि पूछा जा चुका है। ठीक है, कि गांधी समाजवादी थे या मार्क्सवादी थे? तो गांधी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी तथा मार्क्सवादी थे। ठीक, ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है, घटना चक्र से मैंने ये पॉइंट उठाया है, तो आपको याद रखना ही होगा। चलिए, गांधी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। ठीक है, यह भी जो है पॉइंट पूछा जा चुका है। गांधी किस चीज के समर्थक थे? तो दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। चलिए, अब आगे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, गांधी जी के बारे में जब तक भारत वापस नहीं हो जाता तब तक गांधी जी को आज नहीं छोड़ेंगे, वापसी करा करके, और उसके बाद फिर जो है आगे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह इत्यादि हुआ था। लेकिन सबसे पहले आज गांधी जी को भारत वापस बुला लेते हैं दक्षिण अफ्रीका से। चलिए आइए देखते हैं, गांधी जी को वापस बुलाते हैं। गांधी की सत्याग्रह नीति में सबसे अंतिम स्थान पर क्या था? तो सबसे अंतिम स्थान पर था हड़ताल। ठीक है, यह भी आपको याद रखना होगा। ठीक, उपवास को गांधी ने अग्निबाण या सबसे प्रभावशाली शस्त्र कहा था। ठीक, आपको याद रखना होगा, यह भी पॉइंट पूछा जा चुका है। ये सब घटना चक्र से उठाया मैंने, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, गांधी का सत्याग्रह सिद्धांत शत्रु को पराजित करने में नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन कर अपने अनुकूल बनाने में विश्वास रखता है। ठीक है, यह भी पॉइंट पूछा गया है, याद रखिएगा। गांधी के अनुसार गरीबी का अस्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। यह भी पूछा जा चुका है कि गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो वो है गरीबी का अस्थायित्व। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी ने परिवार नियोजन के लिए कौन सा मार्ग बताया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गांधी ने परिवार नियोजन के लिए आत्मनियंत्रण का मार्ग बताया था। संजय गांधी की तरह नसबंदी नहीं करवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, आत्मनियंत्रण का मार्ग बताया था गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए। अब देखते हैं गांधी जी की भारत वापसी। गांधी जी को भारत वापस बुला लेते हैं अब। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी 21 वर्षों के बाद 2015 में भारत लौटे थे, और गए कब थे? 1893 में गए थे। लौटे कब? 2015 में लौटे थे। ठीक है, और इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, तो है ना, तो आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु बनाया, जिन्होंने उन्हें भारत भ्रमण की सलाह दी थी। जी हाँ, गांधी जी जब भारत लौटे तो उनको लगा कि यार कोई तो ऐसा इंसान होना चाहिए जो बताए कि भारत की राजनीतिक परिस्थिति क्या है। सबसे परिचय उनका होना बाकी था। 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे और जवानी में ही चले गए थे, अब बुढ़ापे में लौटे थे, है ना। तो उनको भारत की राजनीतिक स्थिति बताने वाला कोई चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बना लिया, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और उन्होंने कहा कि भैया कुछ भी बोलने से पहले पहले पूरा भारत देख लीजिए, पूरा भारत भ्रमण कीजिए, सबका सुनिए, कान अपना मुंह बंद रखिए, कान खुला रखिए, और उसके बाद जो है फिर बोलना शुरू कीजिए, तो सबको पोला लीजिए, है ना। तो वही किए गांधी जी। ठीक, तो ये भारत भ्रमण की सलाह उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी, जो कि उनके राजनीतिक गुरु थे। अब देखते हैं, इस वक्त तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें अंग्रेजों का साथ देने के लिए गांधी ने क्या किया कि भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए कहा, जिसका बहुत विरोध भी हुआ था। और इसी कारण से गांधी को रिक्रूटिंग सार्जेंट भी कहा जाता है। अब सोच के देखिए, जिसका सिद्धांत सत्य और अहिंसा पर आधारित हो, खास करके अहिंसा पर आधारित हो, वो एक इतने बड़े विश्व युद्ध में जाने के लिए लोगों को क्यों भेज रहा है? हो सकता है उनका कुछ अलग मंशा रहा हो, लेकिन यह जो है उनके नाम पर एक धब्बा माना जाता है। इस पर कई बार गांधी जी की आलोचना भी की जाती है और उनको रिक्रूटिंग सार्जेंट की संज्ञा दी जाती है कि उन्होंने अंग्रेजों का यहाँ पर साथ दिया था। भले ही उनका नियत सही हो, ये हो सकता है, लेकिन इस पर कंट्रोवर्सी की जाती है। मेरा काम कंट्रोवर्सी करना नहीं है, आपको केवल फैक्ट बताना है। तो गांधी जी को क्या कहा जाता है?
कि रिक्रूटिंग सार्जेंट थे वो। तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था जिसमें अंग्रेजों का साथ देते हुए गांधी ने भारतवासियों को अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था और इसी कारण उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट यानी कि रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद की भी उपाधि दी थी। यह भी एक दब्बा है कि भाई आप ब्रिटिश सरकार के लिए लोगों को रिक्रूट कर रहे हो युद्ध में लड़ने के लिए और ब्रिटिश सरकार आपको कैसरे हिंद की उपाधि दे रही है जिसको आप एकदम सीना पर तमगा मान करके और ग्रहण कर रहे हो। तो इस बारे में भी कंट्रोवर्सी होती है। ठीक, मेरा काम किसी की आलोचना करना नहीं है, मेरा कद बहुत छोटा है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो गांधी जी का वापसी तो हम लोग करवा ही दिए हैं। अब चंपारण सत्याग्रह से पहले हम रुक जाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा खेरा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल आंदोलन तक हम लोग आज इस वीडियो में पहुंच जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। 1916 ईस्वी में गांधी ने अहमदाबाद गुजरात के करीब एक साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो साबरमती आश्रम भी बराबर पूछा जाता है, मोदी जी तो लगातार वहां जाते रहते हैं प्रचार के लिए और वो सीट खींचते रहते हैं। आप लोग भी देखते होंगे फोटो, कोई भी विदेशी आता है, कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आता है तो सबसे पहले वहीं ले जाते हैं साबरमती आश्रम गांधी जी का प्रचार करने के लिए। तो 1916 ईस्वी में उस साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। कहाँ? अहमदाबाद गुजरात के करीब। ठीक है, आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम। आगे देख लेते हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था उदारवादियों और गर्मपंथियों के बीच, या फिर कह सकते हैं नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच। गर्मपंथियों में लाल बाल थे और आपके उदारवादी नेता बहुत सारे थे, उनका नाम गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे। ठीक है, तो 1907 में विभाजन हुआ था, दोनों का मत अलग था, सब अलग अलग हो गए। लेकिन फिर 1916 में आपका जितने भी नरमपंथी थे और गर्मपंथी थे वो दोनों एक हो गए थे और कांग्रेस का एकीकरण हो गया था 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि लखनऊ में हुआ था। और उसी समय आपको कह दूं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक साथ अधिवेशन 1916 में एकमात्र हुआ था। तो यह भी आपको याद रखने वाली पॉइंट है। और उसी अधिवेशन की एक महत्वपूर्ण घटना है, खास करके बीपीएससी में ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए बिहार आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ला ने किस अधिवेशन में दिया था? तो वो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। ठीक है, किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ला ने दिया था, यह भी पूछा गया। ठीक है, तो आप जरूर याद रखिएगा। ठीक, चंपारण आने का उन्होंने जो है निमंत्रण दिया कि भैया यहाँ के जो किसान हैं 3 कट्ठिया पद्धति चला करके, मतलब कि 20 कट्ठा का 1 बिग्घा होता है ना जी, तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में जो उपज होगा वो ले लिया करते थे अंग्रेजों के ठेकेदार, है ना, और किसानों को जो है प्रताड़ित भी किया करते थे। तो इतना सारा पैसा ले लिया करते थे कि अब किसान बेचारे गरीबी से मर रहे थे। तो इसी 3 कट्ठिया प्रणाली पर ध्यान दिलाने के लिए राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को निमंत्रित किया था और इस कारण से 1917 में गांधी जो है वो चंपारण पहुंचे, जो कि चंपारण में आप पश्चिमी चंपारण कह सकते हैं, मोतिहारी जिला पहुंचे और वहां पर फिर आंदोलन किए। उसके बारे में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से आंदोलन किए, कौन कौन उनके साथ शामिल थे, किस तरह से आयोग का गठन हुआ और किस तरह से किसानों को मुक्ति मिली 3 कट्ठिया प्रणाली से, और अंग्रेज ठेकेदार वहां से किस प्रकार से दुम दबा करके भाग लिए। अब यहाँ पर एक लास्ट में जाते जाते आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूं कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में कहाँ किया था? तो पश्चिमी चंपारण में चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो याद जरूर रखिएगा। चलिए, पहली बार आज आप लोगों को इस तरह से डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, वैसे मेरा सेटअप नहीं है, किसी और का है, लेकिन खैर अपना ही समझिए। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अलविदा और वीडियो को देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और अपने दोस्तों को बताते रहिएगा ताकि बेहतरीन कंटेंट उनको मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे